बताइए। ये चर्चा हम लोगों ने ब्रेक से पहले क्लोज किया था, अध्ययन विधि का। किन्हीं का इस पे अगर कोई प्रश्न शेष है तो मैं उसको पूरा कर दूं। जी सर, एक दरअसल जो सहज स्वीकृति है ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, परंतु अगर हम अपने ऊपर देखें तो हमें खुद नहीं कभी कभी आइडेंटिफाई हो पाता कि वास्तव में हमारी सहज स्वीकृति कौन सी वाली है। जी। और कभी कभी जब एक्शन लेते हैं तो उस स्थिति के अनुसार तो हम समझते हैं कि ये हमने सब उस रिसोर्सेज उस कंडीशन में हमने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया, बेस्ट एक्शन लिया, परंतु जब रिग्रेट हो मतलब कोई उसका कॉन्सिक्वेंस होता है तो तब हम इवेल्युएट करते हैं उसे दूसरी स्थिति में जाके, तो हमें वो बेचैन करता है। तो सहज स्वीकृति क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब इस ये थोड़ा सा। जी जी। तो कल भी ये बात हुई थी कि एक शब्द है सहज स्वीकृति और दूसरी शब्द है स्वीकृति। कई बार हम इस स्वीकृति को ही क्या मान लेते हैं, सहज स्वीकृति। ये फिर समय समय पे बदलती रहती है ना। लेकिन अगर सहज स्वीकृति को साफ साफ पहचान पाते हैं तो उसमें निश्चितता है, उसमें निरंतरता है ना। तो ये थोड़ा सावधानी पूर्वक देखना पड़ेगा कि हम ऐसा तो नहीं कि किसी स्वीकृति को ही सहज स्वीकृति नाम दे रहे हैं। थोड़ा कठिन है। हाँ, तो इसलिए 7 दिन के लिए आपको बुलाया है ना। पहले दिन बहुत कठिन लगता है, दूसरे दिन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन थोड़ा कम होता है, लेकिन जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि भाई हमको यहाँ सहज स्वीकृति है कि नहीं, ये कठिनाई हो रही है पहचानने में, मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप वहाँ प्रश्न करें, तो मैं थोड़ा आपको हिंट करूँ, हेल्प करूँ, तो आपके लिए आसानी होगी उसको देखने में, है ना। तो अपन सीधे सीधे उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो कल से लेकर आज तक बहुत सारे प्रश्न सहज स्वीकृति के पूछे हमने, उसके उत्तर आप दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, दे पा रहे हैं, है ना। अगर कोई प्रश्न अभी आपके ध्यान में है कि वहाँ आपको संदेह हो रहा है कि ये सहज स्वीकृति है या नहीं, तो उसको अगर आप सामने लेके आएंगे तो अपन खुल के चर्चा कर पाएंगे उसमें। इस समय के नहीं है, परंतु पास्ट के जब मैं देखता हूँ ना कि उस कंडीशन में मैंने किया था या नहीं किया था, तो लगता है कि नहीं, वो मेरा सहज स्वीकृति में एक्शन नहीं था, वो पर्टिकुलर कंडीशन में था। तो सहज स्वीकृति को देखने जाएंगे तो सहज स्वीकृति संबंध की, व्यवस्था की और सहअस्तित्व की, मोटा मोटी अगर कैटेगराइज करें तो संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व, विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष, ये 2 सेट बनेंगे। पहला सेट कौन सा, सहज स्वीकृति, संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व, या विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष। कौन से वाले सेट की सहज स्वीकृति है, तो ये वाले सेट की आपको सहज स्वीकृति दिखाई देती है। ये वाले सेट की स्वीकृति हो सकती है लेकिन सहज स्वीकृति नहीं। तो कई बार आपको किसी परिस्थिति में लगता है विरोध करना ही पड़ेगा, तो ये स्वीकृति हो सकती है उस स्थिति परिस्थिति की। आप विरोध से कुछ काम निकालना चाह रहे हैं, है ना, काम हो सकता है निकल जाए, लेकिन विरोध के भाव के कारण एक बेचैनी से आपको भी गुजरना पड़ता है ना। कई जगह, है ना, संघर्ष लगता है कि जरूरी कहे करना ही पड़ेगा, अन्यथा कैसे चलेगा, है ना। तो संघर्ष एक स्वीकृति हो सकती है। संघर्ष करके आप जो काम निकालना चाहते हो सकता है निकल जाए, लेकिन उसमें भी देखेंगे तो आपकी बेचैनी तो होती है ना। तो ये 2 सेट है। तो अगर किसी भी बात को आप देख रहे हैं तो साथ में जांच कर देखिए कि वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है कि इस सेट को बिलोंग कर रहा है ना। और क्या पहचान है, ये जो सहज स्वीकृति है ये समय के साथ बदलेगी कि नहीं बदलेगी, समय के साथ बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। स्थान के साथ, स्थान के साथ भी नहीं बदलेगी, व्यक्ति के साथ
के साथ भी नहीं बदलेगी। इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। लेकिन जो मान्यताएं और स्वीकृतियां रहती हैं वो समय के साथ बदलती हैं, स्थान के साथ भी बदलती हैं, व्यक्ति के साथ भी बदलती हैं। ये सार्वभौमिक नहीं है अगर सहज स्वीकृति को देखने जाएंगे तो। और देखेंगे तो अगर सहज स्वीकृति आपको दिखती है तो उसमें एक निश्चितता नजर आती है, एक निरंतरता नजर आती है। इसमें निश्चितता जरूरी नहीं है, अनिश्चितता लगती रहती है। तो जैसे बड़ों का सम्मान करना सहज स्वीकार है केवल, या सभी का सम्मान करना सहज स्वीकार है? सभी का। अब ये उत्तर अगर मिल रहा है तो इसमें कोई शंका दिखाई दे रहा रत्ती भर में कि नहीं कि ये गलत हो सकता है ना? एक निश्चितता दिखती है। इस प्रश्न का उत्तर कभी भी ढूंढने जाए हर बार एक ही जैसा मिलता है, बदलने की संभावना दिख रही। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सामान्यतः देखेंगे तो परिवारों में एक प्रचलन लंबे समय तक चला, अभी भी चलता है। सामान्यतः लोग अपने बच्चे को बताते हैं कि भाई हमारा परिवार गांव का सबसे धनी परिवार था एक समय, तो बीच में परिस्थितियां बिगड़ गई तो हमारा परिवार थोड़ा नीचे आ गया। अब तुमको अपने उस वापस स्टेटस को मेंटेन करना है, गांव का सबसे धनी परिवार बनाना है। लेकिन पिताजी बच्चे को ये हर बार कह रहे हैं कि गांव का सबसे धनी आदमी, धनी परिवार अपने को बनाना है। अब आप अपने में जरा जांच के देखिए कि गांव का सबसे धनी परिवार बनना आपको सहज स्वीकार है या समृद्ध परिवार बनना सहज? समृद्ध का मतलब क्या है? हमारे परिवार की आवश्यकता से। गांव का सबसे धनी परिवार का मतलब क्या है? बाकी सभी गांव में जितना है लोगों के पास उससे। दोनों एक ही बात है, अलग अलग है। अब आप अपने विचार में फैलाइए, अभी कल कुछ नहीं है कि भाई मेरे परिवार की आवश्यकता से अधिक मेरे पास हो, तो मैं कैसे परिवार की आवश्यकता पहचान लूँ, कैसे जुटा लूँ, क्या करूँ, इसको विचार में फैलाइए। और इसको विचार में फैलाइए कि गांव का सबसे अधिक जुटाना है मुझे, इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, इन सबसे अधिक जुटाना है। कौन सा वाला विचार आपको आराम दे रहा है और कौन सा वाला बेचैन कर रहा है? समृद्धि वाला आपको आराम दे रहा है, गांव का सबसे धनी वाला। अभी कर कुछ नहीं रहे, मात्र विचार करने भर से ही पता लग रहा है। अच्छा, गांव के सभी लोग अगर गांव का सबसे धनी आदमी के प्रयास करने लगे हैं तो गांव में व्यवस्था होगी कि अव्यवस्था होगी? और गांव का एक एक परिवार समृद्ध होने के प्रयास में लगा है तो पूरा गांव व्यवस्थित होगा कि अव्यवस्थित होगा? तो जो सहज स्वीकार है उसको विचार में फैलाते ही अपने व्यवस्था हो जाती है। और अगर उस पैमाने पर ले जाके देखें कि गांव का सभी आदमी अगर ऐसा करने लगता है तो व्यवस्था होगी कि अव्यवस्था, तो उससे भी पता लगता है कि जो सहज स्वीकार वाला विचार है, भाव है, उसको जब सभी लोग करने लग जाते हैं तो अनुमान लगता है कि इससे व्यवस्था है। और दूसरे वाले से क्या लगता है, इससे इतने पैरामीटर हैं जिससे आप जांच सकते हैं कि जो उसको भी आप सहज स्वीकृति कह रहे हैं वो सहज स्वीकृति है। और जांच नहीं लाएगी और बात रखूंगा तो उतना ही रखूंगा जितना आपसे पछता है। तो पहले दिन कुछ बात रखता था सहज स्वीकृति को लेकर, आज सुबह भी थोड़ी बात है। सुबह जब आपने ये प्रश्न किया था तो मैंने इतना ही बताया था कि अपने भीतर विचार में फैला है, बाकी बाद में बताइए। तभी एक स्टेप और जोड़ दिया मैंने उसमें। चलिए धीरे धीरे आपको अनुमान लगता जाएगा कि इंडिकेटर हमारे आपके भीतर ही है। तो 15 से 20 साल में एक एक मानव व्यवस्थित आदमी के अगर मैं व्यवस्था के तहत हूँ, मैं सही हूँ, मैं प्राकृतिक रूप से सही जा रहा हूँ, और अगर सामने वाला व्यक्ति
अव्यवस्था में है और सही नहीं है, बेचैन है और अव्यवस्था में है, तो क्या बाकी सब जो लोग कहते हैं, हमारे जो किताबें कहती हैं, महापुरुष कहते हैं कि भाई वो ईश्वर तय करता है, वो प्रकृति तय करती है, तो क्या यहाँ पर भी उस बात को माना जा सकता है कि अगर अव्यवस्था में है व्यक्ति तो उसके साथ भी न्याय होगा अव्यवस्था का? कि और जो हमको सही दोनों सीमा तय होना तय है कि हमारी सीमा कहाँ तक है और दूसरे की सीमा कहाँ तक है। तो मैं सहज स्वीकृति को समझकर, व्यवस्था को समझकर, व्यवस्था के अनुरूप जीकर सुखी हो सकता हूँ, साथ साथ दूसरे के जीने में सहयोगी हो सकता हूँ, उसके सुखी होने में सहयोगी हो सकता हूँ, है ना। लेकिन साथ साथ देखेंगे तो सहज स्वीकृति उसके भीतर भी काम कर रही है। वो सारे नियम जो मुझ पे अप्लाई हैं उस पर भी अप्लाई हैं। वो भी अगर व्यवस्था को समझ पाता है, जी पाता है, तो वो भी आराम में आ पाता है। नहीं समझ पाता है, नहीं जी पाता है, तो बेचैन रहता है ना। तो ठीक ढंग से देखें तो जीवन, हर एक व्यक्ति का जो जीवन है, हर एक जो व्यक्ति है, वो किस लिए शोधरत है? बेचैन होने के लिए कि आराम में आने के लिए? सारे प्रयोग किस लिए कर रहा है? आराम में। शराब भी पी रहा तो किस लिए पी रहा है ना। किसी को गाली भी दे रहा तो उससे पूछेंगे तो भाई क्या, भाई बहुत बेचैन थे, क्या करें, नहीं रुका गया। तो वो एक शोध में लगा है। लेकिन क्या है कि उसने अभी ठीक ढंग से अपने पर ध्यान देकर अध्ययन करने का काम नहीं शुरू किया है। तो एट रैंडम कोई भी प्रयोग कर रहा है, लेकिन उस प्रक्रिया में तो लगा है कि वो आराम में आ जाए। इतना भर दिख जाता है ना, तो हमको दिखता है काम तो चल ही रहा है। हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे उसकी बेचैनी न बढ़े, उतने भर से हमारा आराम भी बना रहता है और उसके आराम में भी सहयोग मिलता है। धीरे धीरे एक आश्वस्ति का वातावरण मिलता है, तब वो आपका सहयोग ले पाता है। अन्यथा दोनों मिलकर किसी तीसरे का सहयोग ले पाते हैं, किसी चौथे का सहयोग ले पाते हैं, और धीरे धीरे वो भी व्यवस्था में आ पाते हैं। हर जीवन तो सुखी होना चाह रहा है ना। बेचैन से बेचैन आदमी भी जो 90-95 मर्डर किए बैठा है, वो भी बेचैन होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, लेकिन उसको उपाय नहीं दिख रहा है। उसका बेचैनी है। जब तक नहीं दिख रहा है, हमको दिख गया है, तब हम क्या करें? दोषारोपण करें, सहयोगी हो? धीरे धीरे देखना पड़ेगा। सामुदायिक रूप से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो गलत शिक्षा देते हैं जी। उनका जैसे समूह का समूह है, तो उसमें अपन तो उनसे अमानवीय व्यवहार से बचने के लिए क्या किया जाए? मुझे लगता है 2 लेवल पे उसके प्रोग्राम बनने हैं। पहला लेवल तो यह है कि अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे सही समझे हुए हैं, तो वो दूसरे के प्रभाव में आएंगे या धीरे धीरे उसको प्रभावित करेंगे? अगर प्रभावित हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो सही शिक्षा संस्कार वाला काम होना था, अभी उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो वो वाला काम तो सीधे सीधे हो सकता है। वो अगर ठीक से हो जाता है तो आपके भीतर ये भय खत्म हो जाता है कि कोई प्रभावित कर लेगा। एक तो ये बात है। फिर धीरे धीरे अगर कोई किसी कारण बस, है ना, व्याकुल है, बेचैन है, तो धीरे धीरे जब एक बड़े समूह में लगकर वो सबका एक ओपन प्लेटफॉर्म पे तो लोगों के साथ ठीक ढंग से अध्ययन, विचार, विमर्श, चर्चाएं शुरू होंगी, तो देर सवेर बाकी चीज़ों का भी हल निकलेगा। जैसे अभी देखेंगे ना, तो ख़ास तौर से जो सांप्रदायिक झगड़े हैं, है ना, मुझे लगता है समाज में चलेंगे तो उस पर खुल के बात करना ज़्यादा उचित होगा। अभी मैं, चूँकि आपने प्रश्न पूछा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ तब तक, ताकि आप सोच लें। ये समाज में जितने भी ये सांप्रदायिक विवाद हैं, है ना, अगर उसको देखने जाएंगे, उसका एक मूल कारण है। जैसे हम सब लोग इतने बैठे हैं यहाँ पर, हम सभी लोगों में मात्र विविधता ही है या कुछ कॉमन भी है? हम सभी लोगों में मात्र सब कुछ अलग अलग है या कुछ कॉमन है? तो अगर हम बैठ के बात करें तो दोनों की बात करें या मात्र विविधता की बात करें? कॉमन की पहले किसकी बात करें? जो कॉमन है। तो हम सब लोगों के बीच में क्या कॉमन है? न चेहरे कॉमन है, न कपड़े कॉमन है, न रंग कॉमन है, न हाइट कॉमन है, न खाने पीने के तौर तरीके कॉमन है। क्या कॉमन है? जीवन में भी क्या कॉमन है? आपकी मान्यता अलग है, मेरी मान्यता अलग है। आपको अच्छी कोई और चीजें संवेदनागत ठीक लगती हैं, मुझे कुछ और ठीक लगती हैं।
तो ये सहज स्वीकृति है, वो कॉमन है ना। और देखने जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें कॉमन दिखेगी। तो जब कॉमन धरातल पे बात होती है तो हमको और आपको एक जैसा स्वीकारने में बहुत कठिनाई नहीं होती। और एक बार जब हम उस कॉमन धरातल पर एक दूसरे को एक जैसा स्वीकार लेते हैं, तब धीरे धीरे जो विविधता आपकी है और जो हमारी विविधता है, उस विविधता का भी अध्ययन हो सकता है कि भाई वो भी जरूरी है। अन्यथा अगर आपका चेहरा मेरा चेहरा और आपका बनावट मेरा बनावट एक जैसा हो जाए सबका, कंफ्यूजन हो जाएगा भैया। झंझट बढ़ जाएगा। तो प्रकृति में विविधता का भी एक महत्व है और जो कॉमन है उसका भी एक महत्व। तो फिर हम दोनों को एक तरह से अप्रिशिएट कर पाते हैं। ऐसे ही देखेंगे तो इतने सारे जो संप्रदाय हैं, अभी झंझट क्या हो गया कि तमाम प्लेटफॉर्म पे उनमें जो विविधता है उस पर लेके तो खूब बात हो रही है, लेकिन उनमें बहुत कुछ कॉमन भी है। उस कॉमन पर कितना बात हो रहा है? अभी किस पर ज्यादा बात हो रही, कॉमन पर कि विविधता पर? है ना। तो विविधता पे ज्यादा बात हो रही है, उससे जो द्वेष है वो और बढ़ रहा है, जबकि बहुत कुछ कॉमन है ना। तो सभी संप्रदायों को देखेंगे तो 3 मुद्दों को एड्रेस किया गया है। आदमी क्या है, ये एग्जिस्टेंस क्या है, और आदमी का इस एग्जिस्टेंस में भूमिका क्या है। सभी संप्रदायों को देखेंगे तो ये 3 बातों को एड्रेस किया गया है। कौन कौन सी बात? आदमी क्या है, दूसरा ये अस्तित्व क्या है, और तीसरा आदमी का इस अस्तित्व में भूमिका क्या है, भागीदारी क्या है, आदमी को करना क्या है। इन्हीं 3 बातों का एक्सटेंशन आपको मिलेगा सभी परंपराओं का, जो भी आप कह रहे हैं उसमें, है ना। एग्जिस्टेंस जो है वो हर परंपरा के लिए अलग अलग है कि कॉमन है? आदमी भी हर परंपरा के लिए अलग अलग है या कॉमन है? मन है। अगर सहज स्वीकृति को बेस में लाएंगे तो, है ना। ये सब कॉमन ही है, लेकिन उस कॉमन चीज को अभी देख पाने का और उसको प्लेटफॉर्म पे ला पाने का और लोगों के साथ चर्चा का एक वातावरण बनाने का काम नहीं हो रहा। तो जितने डिस्कशंस हो रहे हैं, जितने डिबेट हो रहे हैं, उसमें विविधता को आधार बनाकर बहुत सारी व्याकुलता पैदा हो रही। तो धीरे धीरे सामाजिक एक माहौल बने जिसमें उस कॉमन मुद्दों पे बात हो, तो कम से कम एक जगह बनेगी साथ खड़े होने की। फिर बैठकर विविधता का अध्ययन कर लेंगे कि भाई वो जो भी ओरिजिन रहा उसका, वो एक तरह के प्राकृतिक वातावरण में रहा, इसका ओरिजिन एक दूसरे तरह के प्राकृतिक वातावरण में रहा, उस प्राकृतिक वातावरण में एक तरह की चीज़ें जरूरी थी, यहाँ दूसरे तरह की चीज़ें जरूरी थी, है ना। जो चीज़ें एक ऐसे वातावरण में हो रही है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, एक ऐसी जगह हो रही है जहाँ की बहुत रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, एक ऐसी जगह हो रही है जहाँ बिल्कुल चारों तरफ हरा भरा है, खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। तो ये सभी जगहों पर जब विविधता को, चीज़ों को देखने जाएंगे तो एक जैसी दिखेंगी, भिन्न भिन्न दिखेंगी। तो धीरे धीरे हम उसके साथ उस विविधता वाले पार्ट को भी स्वीकार पाएंगे और एक दूसरे की विविधता वाले पार्ट को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तब जाकर के मुझे लगता है कुछ समाधान निकलेगा, है ना। अन्यथा तो ये जाके कहाँ खत्म होगा। करोड़ों लोग इस परंपरा को मानने वाले भी है, करोड़ों उस परंपरा को मानने वाले, ये मार काट के खत्म होंगे तब हल निकलेगा क्या? उससे तो हल निकलने वाला नहीं। तो करेंगे, जब समाज में चलेंगे तो इन सब मुद्दों पर भी डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी सांकेतिक रूप से इतना ध्यान दिला रहा हूँ जिससे कि कम से कम एक हम सोचने का दिशा तय करें, है ना। और ऐसा संप्रदाय नहीं, व्यक्तियों के बीच में भी ऐसे ही, घर में भी एक दूसरे की कमी पे चर्चा ज़्यादा है, मतभेद पे चर्चा ज़्यादा है। जो समानता है लक्ष्य की या कार्यक्रम की या क्षमता की, उस पर वास्तव में चर्चा नहीं है। वही, और वो तो मुख्य सब कुछ बदलना पड़ेगा तो है, घर से लेकर बाहर तक। हमारी दृष्टि क्या हो गई ना, भेद के ऊपर ज़्यादा केंद्रित हो गई। कॉमन पे पहले केंद्रित होना जरूरी है, कॉमन के साथ फिर हम विविधता को रिस्पेक्ट कर पाते हैं। कॉमन जब तक नहीं दिखता है दृष्टि में, तब तक उस विविधता को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों में विविधता होना परिवार चलाने के लिए आवश्यक है या सब एक ही जैसे हो जाए? उदाहरण के तौर पे 10 को खाना बनाना आता है लेकिन बाजार से सामान खरीद के लाना नहीं आता,
घर चलेगा? नहीं चलेगा। वहां विविधता भी जरूरी है कि किसी को खाना बनाना आए, किसी को घर संभालना आए, किसी को पुचकार लेना आए, किसी को डांट लेना आए, है ना। ये सारा जरूरी है घर चलाने के लिए ना। ये विविधता भी जरूरी है और वो कॉमन प्लेटफॉर्म भी जरूरी है। तो अगर ये परिवार में भी कॉमन दिख जाता है तो हम इस विविधता का रिस्पेक्ट कर पाते हैं कि भाई ठीक है, चलो हम नहीं डांट पाते, वो डांट तो लेता है, कई जगह डांटने की भी जरूरत पड़ती है ना। चलो हम डांट लेते हैं, वो नहीं संभाल पाता है ना, संभाल ही लेता, वो भी जरूरी है। तो हम परिवार में भी कॉमन अगर दिख जाता है तो विविधता का रिस्पेक्ट कर पाते हैं। वो कॉमन नहीं दिखता है तो फिर हम विविधता को लेकर झगड़ा करते रहते, वही हमको कमी के तौर पे दिखता है। नहीं, आपने बोला तो मैं अपनी पत्नी में कॉमन भी देख पा रहा हूँ और विविधता भी देख पा रहा हूँ। जैसे उसको रसोई में हाथ में बहुत उसको कला है, मैं रसोई में जाता ही नहीं हूँ अंदर। उसको को आ जाए तो उसके आओ भगत की बहुत कला है। सही बात है और इससे मैं सहमत हूँ। मैं सामान्यतः दूध पीने से बहुत दूर भागता हूँ, बचपन से बहुत मार खाया हूँ। लेकिन कल जिस तरह से इन्होंने दूध बना के भेजा गिलास में, तो हमको लगा कि व्यर्थ में कह दिया छोटा गिलास भेजिएगा। ये तो बड़ा गिलास भी पी सकते थे। नहीं, मेरे मित्र भी कई बोलते हैं कि यार इतना स्वागत तो ससुराल में नहीं होता जितना तुम्हारे यहाँ हो जाता है। तो मैं उसकी विविधता को भी सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो भी मेरी विविधता को सम्मान करे। नहीं, पर बाकी बहुत बढ़िया बताया आपने। कॉमन देखें और फिर विविधता देखें। कॉमन से अपनापन आएगा, फिर विविधता से के प्रति भी सम्मान हो जाएगा। आप बेहतर शब्दों में बोल पा रहे हैं उसको। नहीं, ठीक है, ये घर में बाहर में इसमें आसानी होगी मुझे, आप ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है। वो हारमोनी वहाँ भी बढ़े, मैं चाहता हूँ जो। इसलिए मैं तो बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कहता हूँ, है ना। कई बार हम शब्दों को लेके बहुत कंडीशनड हो जाते हैं, है ना। तो कई बार ये जीवन विद्या शब्द का इतनी बार किसी के सामने प्रयोग कर देते हैं कि ये शब्द प्रयोग करते ही आदमी उखड़ जाता है। बोले आ गए फिर जीवन विद्या वाले। वही। ओके, आपका कैम्प करने के बाद 15-20 दिन फैमिली मेंबर्स के मतलब वाइफ और बच्ची के पीछे पड़ गया था, लगभग महीना भर चला था। तो फाइनली 2 वर्ड्स आए थे उनकी तरफ से कि वाइफ ने बोला कि आज के बाद कल्पनाशीलता मत बोलना मेरे सामने। और बिटिया ने बोला कि आपको एडिक्शन हो गया। तब मुझे झटका लगा। फिर मैं वर्कशॉप्स में क्वेश्चंस किए तो वो सारी बातें क्लियर हुई। उसके बाद परिवर्तन मेरे अंदर तो है ही है, वहाँ पे भी है। वो जो पहले वर्कशॉप के बाद भी अपन इस बात को दोहरा के ही भेजते हैं, फिर ध्यान दिला देता हूँ। वो गलती यही होती है कि हम इस प्रक्रिया से गुजर के ये जो भी शब्दावली है, जीवन विद्या, कल्पनाशीलता, सहज स्वीकृति, योग्यता, ये जो भारी भरकम शब्द हैं, हम इसी भाषा शैली का प्रयोग करके दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। वो इससे परिचित नहीं है। आपको सहज स्वीकृति जैसे शब्द को परिचित होने में 15 से 18 घंटा लगता है। भाई 2 दिन हो गए और अब अभी आप पूर्णतः परिचित हो गए, जरूरी नहीं है ना भाई। मतलब 18 घंटा तो बहुत एक मिनिमम साइड बोल रहा हूँ। अब वहाँ जाकर आप तुरंत शुरू कर देते हैं, है ना। ये कल्पनाशीलता और ये वो, है ना। बहुत सारे लोग 4-4 शिविर करके बैठे होंगे, अभी कल्पनाशीलता नहीं दिख रही होगी। अभी आज बैठे थोड़ा कल्पनाशीलता देखने, सुबह विचार जिसको कह रहा था देखने, तो कई सारे लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन इस शब्द का प्रयोग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, कई कई शिविर में कर चुके होंगे, लेकिन दिख जाए उसके लिए सुबह जो है पसीने छूट रहे थे, है ना। वो व्यक्ति जिसको अभी उस शब्द और वास्तविकता का पता नहीं है, आप उसको समझाने जा रहे हैं, भाषा शैली अपनी प्रयोग कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है कि एक आदमी बायोलॉजी का एक टर्म नहीं जानता और मैं जाके उसको बायोलॉजी का टर्म प्रयोग करके समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी और अभी मैं फिजिक्स के बड़े बड़े टर्म प्रयोग करके उसको समझाना शुरू कर रहा हूँ, क्या करेगा वो आपके साथ? जब तक आपका सम्मान बचा सकता उतनी देर सुनेगा, उसके बाद फिर एक पॉइंट पे बोलेगा बंद करो अपना ये तुम, है ना।
वो झंझट है। तो करना क्या है कि भाई जैसे आप देखेंगे बार बार, तो ये पूरे वर्कशॉप को जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, आप जब प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसी बात को और विश्लेषित करके आपकी जगह तक लाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं उसमें सफल हो पाया तो आप कनेक्ट होकर धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं इस काम को ना करूं तो आप जो हाँ खड़े हैं और मैं जो बात कह रहा हूं उसमें गैप रहता है, और ये गैप आपके अंदर प्रतिक्रिया पैदा करता है। तो जब भी हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमको ये ध्यान तो रखना पड़ेगा कि भाई उसने इन सब शब्दों को समझा है कि नहीं, वो अभी किन चीज़ों के साथ जी रहा है। तो जहां वो खड़ा है हमको वहां से बात शुरू करना पड़ेगा, या जहां हम खड़े हैं वहां से बात शुरू करेंगे। वो जहां खड़ा है, अगर वो जहां खड़ा है वहां से जब बात शुरू करते हैं, जैसे आप शिविर को देखेंगे तो हम लोग ये शिविर कहां से शुरू कर रहे हैं, पहला डिस्कशन सुविधा को लेके होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के दिन कहां खड़े हैं, फिर उससे कहां बढ़ रहे हैं, फिर उससे कहां बढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध चल रहे हैं। अगर हमें दोनों को उठा के सीधे कूद सकते थे कहां, आदमी नहीं कनेक्ट कर पाता। ये स्लिप कई बार होता है अपने से, जिसके कारण लोग भड़क जाते हैं, परिवार में भी और परिवार के बाहर भी। नहीं, इसका समाधान क्या, अभी मैं बिजनौर गया था, गणेश बागड़िया सर आए थे, तो संध्या से पहली बार मिले, तो बोले घर पे ये सब सुनने के बाद बोलचाल की भाषा में बात करना, ये नए शब्द काम में मत लेना। तो बात बहुत गहरी थी उनकी कि अभी जिसमें इसको बोलता हूँ कई बार मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तेरा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। तो ये मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ, मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ, प्रस्ताव दे रहा हूँ। तो वो क्या कि अब शब्द तो नए आए बिना कैसे रुकेंगे, अब नए शब्द काम में ले। वही देखिए, अगर मैं प्रस्ताव दे रहा हूं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मैं प्रस्ताव दे रहा हूं, वो फिर है ना, तो मैंने कोई बात कही वो रिजेक्ट कर देगा, मैं उसके बाद भी मेरे अंदर उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो ये वास्तव में प्रस्ताव देना हुआ। मुझे फिर ये बात को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं ये प्रस्ताव दे रहा हूं, ये प्रस्ताव की भाषा में बात कर रहा हूं मैं, तो वही तो भाषा में बात कर रहा हूं, फिर ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्रस्ताव दे रहा हूं। अन्यथा आप 4 बार बोल देते हैं तो मेरा प्रस्ताव है, प्रस्ताव शब्द से चिढ़ मच जाता है। नहीं, मच गई है। तो अब मैंने सोचा वो पुराने शब्द काम नहीं कर रहे हैं, नए काम में लो। नए में देखा थोड़े दिन वो कहती कि वो शब्द बार बार रिपीट होता नहीं, तो क्यों, वो प्रॉब्लम समझिए, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं लेकिन वो प्रक्रिया नहीं अपना रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रस्ताव दे रहा हूं, बट वो अपेक्षा यही है कि तुरंत स्वीकार हो जाए। हाँ, थोड़ा धैर्य की कमी है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कह रहा हूं वही। तो अगर मैं प्रस्ताव दे रहा हूं तो मुझे वो कहने की जरूरत ही नहीं है। शुरुआत में जब चर्चा होती है तब ये बात होती है कि ये प्रस्ताव है। बाकी आप देखेंगे तो पूरे शिविर में बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तभी पड़ती है जब आप रिजिड होने लगते हैं। जब आप रिजिड होते हैं किसी बात को कि नहीं ये कैसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर मैं ध्यान दिला देता हूँ मेरे तरफ से तो ये प्रस्ताव है, आप जांच के तय कर लीजिए। लेकिन हर बात पे नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव अगर प्रस्ताव है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है बार बार। मैंने कह दिया प्रस्ताव है, भाई जांचेगा आदमी अपना, स्वीकारेगा नहीं स्वीकारेगा उसकी चॉइस। जी भैया, मैं समझने के लिए पूछ रही हूँ, जैसे जो क्लोज लोग हैं उनको ये भाषा शैली हटा के भी अगर कुछ समझाने की कोशिश करो तो पहले तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि वो मुझे पूरी तरीके से जानते हैं, जो भी मेरी गलत आदत है उनको सब कुछ पता है, उनके सामने मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हूँ। तो क्या मैं वेट करूँ कि पहले मैं एकदम सही हो जाऊँ फिर ही मैं समझाऊँ, या बीच बीच में समझाने की प्रक्रिया करती रहूँ? क्योंकि उनको तो पता है, वो मेरे को बोलेंगे कि तू हमको समझाएगी क्या, तू खुद ऐसी करती है। तो मैं क्या पूरी कोशिश करूँ कि पूरा मेरे जीने में आ जाए और फिर मैं उनको समझाऊँ? अपन लेवल वन में भी, मतलब जब पहली बार भी शिविर करते हैं तब भी इस पर बार बार चर्चा करते हैं कि हमको दूसरों को समझाने की इतनी जल्दी क्यों है। दूसरे समझ के ऐसा जीने ही लग जाए, इसकी हड़बड़ी हमको इतनी क्यों है?
उभय तृप्ति के लिए। अपनी तृप्ति हो गई कि नहीं अपने साइड वाली? वो अपनी तृप्ति भी हम उसकी तृप्ति में ढूंढ रहे हैं। मतलब हमारी मजबूरी हो गई है उसका सही समझ के सही जीना, नहीं तो हमको लगता हमारा सुख हो ही नहीं सकता। ये मजबूरी के कारण उसको समझाने जा रहे हैं बार बार। झेल अगर आप रहे हैं तो उसकी नासमझी के कारण नहीं झेल रहे, वो नासमझी मेरे भीतर है, तो उस झेलने का कारण मेरी नासमझी है, ना कि उसकी नासमझी। उसी परिस्थिति में मेरे को अगर चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो सेम व्यवहार को भी मैं बहुत हंस के जी पाता हूँ, है ना, बहुत आराम से जी पाता हूँ, मेरे अंदर कोई विचलन नहीं आती। तो झेल में दूसरे के कारण जब तक रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ, तब तक मैं बार बार उसको, है ना, अपलिफ्ट करने का प्रयास करता हूँ। अगर ये दिख जाए कि झेल में अपने उलझे हुए विचारों के कारण रहा हूँ, वो सुलझ जाता है, तो मैं साफ साफ दूसरे आदमी की स्थिति को स्वीकार पाता हूँ, उसके साथ जी पाता हूँ। वो वैसा जी पाए तो भी, न जी पाए तो झेलना कभी भी मात्र दूसरे की नासमझी के वजह से नहीं है, उसमें मेरी नासमझी का प्राथमिक रोल है। ठीक है, तो आपका बात का सारांश ये है कि मुझे अपनी समझ बनाने के लिए, तृप्ति पूर्व जीने के लिए पत्नी का या साथ वालों का, परिवार वालों का मतभेद रखना ज्यादा अनुकूल वातावरण बनाता है। वो बार बार मेरा ध्यान दिलाता है कि अभी समझने का काम अधूरा है। इसलिए प्राकृतिक ढंग से ऐसे परिवार बनते हैं जिसमें 10 लोग हैं तो कुछ लोग आपसे अधिक योग्य रहते हैं, कुछ लोग आपसे कम योग्य। ये पूरा घर में आपको वातावरण देते हैं कि आप अपने समझ को कैसे टेस्ट करें। अगर घर में सारे समझदार हो जाएं तो आपके पास टेस्टिंग के लिए बाहर जाना पड़े। पूरा डिजाइन है प्रकृति का, है ना। अभी देखेंगे तो ये दिखेगा कि दूसरों के व्यवहार से मेरे में बेचैनी हो रही है, कहीं ना कहीं मेरा भाव विचार दूसरों के व्यवहार से तय हो रहा है, मेरी समझ से तय नहीं हो रहा है। तो जब भी मैं बेचैन हो रहा हूँ, मेरे पे रिफ्लेक्शन आएगा कि कहीं ना कहीं मेरा अपना भाव विचार दूसरे के व्यवहार से, दूसरे के शब्दों से तय होने दिया, खुद मैं अपने सहज स्वीकृति और समझ से तय नहीं होने दिया। ये बात ध्यान में आएगा, तुरंत रिफ्लेक्ट करूंगा और देखूंगा कि इस परिस्थिति में मुझे क्या सहज स्वीकार है, और तुरंत अपने भाव विचार को उस अर्थ में करूंगा। मेरी व्याकुलता तुरंत खत्म हो जाती है, मैं आराम में बने रहता हूँ, सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि मैं कब बेचैन हुआ, वो क्षण भी खत्म हो जाता है। तो जितनी बार बेचैन हो रहा हूँ, हर बार रिफ्लेक्ट होकर अपने पास लौटता हूँ और ऊपर एड्रेस करता हूँ, रिफर करके वापस ठीक करता हूँ। तो बार बार ये मेरी योग्यता को बढ़ाने में काफी सहयोगी हो जाता है, और फिर धीरे धीरे इस जगह पहुंच जाता हूँ कि उनकी तमाम अयोग्यताओं के बाद भी मैं विचलित नहीं होता। तो इतनी बात हो गई थी, और सुबह हम लोगों ने ये सारी चर्चा को पूरा करते हुए यहाँ तक बात कर लिया था। समृद्धि पे भी बात हो गई थी, थोड़ी सुख पे बात कर लेते हैं। तो सुख के बारे कुछ प्रश्न हैं, जैसे सुख क्या है? परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख का मतलब एक ही जैसा है या अलग अलग है? आज के दिन क्या स्थिति है परिवार की? अगर अलग अलग है तो झंझट तो चलता रहेगा। अगर लोग अलग अलग देखेंगे जब तक परिवार में, तब तक ये झंझट। तो आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए, झंझट जो भी हो रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? सुख का अलग अलग मतलब समझना। जितने भी झंझट बाहर दिखाई दे रहे हैं, खाने पीने को लेकर या अन्य चीजों को, उसके मूल में झंझट क्या है? कि वो आदमी अपना सुख कहीं और देख रहा है और दूसरा आदमी अपना सुख कहीं और। तो जब भी झगड़ा होगा तब हम उस झगड़े में बोले गए शब्दों का ध्यान नहीं देंगे, उन शब्दों से इस बात तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये अपना सुख किस बात से जोड़ के देख रहा है। फिर हम उसके बोले गए शब्दों का उत्तर नहीं देंगे, फिर हम सीधे उसके जिस बात से जोड़ के उस समय वो सुख को देख रहा है, वहां पर एक प्रश्न खड़ा करेंगे कि भाई इससे सुख हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे निरंतर सुख हो पाएगा कि। फिर वो आदमी का जब वहां ध्यान जाएगा तब वो अपने में करेक्शन शुरू करता है। अगर मात्र उसके शब्दों को ही जवाब देने में और ये सब करने में आप उलझ जाते हैं तो मूल काम आपका, तो उस बात में उसके सारे बोले गए सचों को से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रक्रिया में
अपने सुख को वो कहाँ से जोड़ के देख रहा है। फिर सीधे वहां प्रश्न करते हैं कि ये वाला सहज स्वीकार है या ये वाला। तो आप देखते हैं कि वो फिर घंटों का बहुत वाद विवाद करने की जरूरत नहीं मिलती, 2-4 सेंटेंसेस से ही मामला शिफ्ट हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट है। ऐसे देखेंगे तो मेरे लिए ही सुख का मतलब हमेशा एक जैसा है कि बदलता रहता है। अभी की क्या स्थिति है? बदल रहा है कि निश्चित हो गया है? बदल रहा है, मतलब अभी भी अपने ऊपर अभी काफी काम करने की जरूरत है। और जब तक ये बदल रहा है तब तक ये काम करना जारी रहेगा समझ का अपने ऊपर, या रुक जाएगा? ये अभी भी तो नहीं लगता कि सुख की निरंतरता से कहीं बोर तो नहीं हो जाएंगे? अगर लगता हो तो हम लोग कुछ उपाय करके रखें। ऐसे देखेंगे तो ये भी कई बार तो नहीं लगता कि बिना दुख के सुख कैसे समझ में आएगा? लगता है? तभी लगता है कभी कभी। तो अभी क्या लगता है आपको? अगर सम्मान का भाव देना है हमें तो आपको सम्मान समझ में आ जाए इसलिए पहले अपमान करें, या सीधे सीधे सम्मान करते हैं तो समझ में आता है? जैसे आपका सीधे सीधे कोई सम्मान कर रहा है बिना अपमान किए तो समझ में आता है नहीं आता है? वही, लेकिन किसी से पहली बार भी मिल रहे हैं, अभी कोई रेफरेंस नहीं है उसका, वो आपके साथ सम्मान के भाव से प्रस्तुत हो रहा है, आपको समझ में आता है नहीं आता? अच्छा, तो धीरे धीरे देखिए कि उसके बिना भी समझ में आ सकता है कि नहीं। हाँ भैया, लंच के पहले जो मैंने एक प्रश्न किया था कि जो क्लास में जो क्वेश्चन आया था इसी तरह का आता है कि अगर सुख ही सुख होगा तो उससे भी बोर हो जाएंगे, तो सुख भी हमें इसलिए महसूस होता है कि दुख के कंटेक्स्ट में होता है, तो दुख भी चाहिए, ऐसा स्टूडेंट्स ने रखा था। तो जब मैंने आंसर तो किया लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं लगा तो मुझे। ठीक ढंग से देखेंगे तो जैसे संवेदना से सुखी हो रहे हैं, रसगुल्ला खा के, नमकीन खा के, तो ये जो संवेदना से सुखी होने जा रहे हैं ये वाले सुख से तो बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। 5 दिन लगातार रसगुल्ला खाने को मिल जाए तो छठे दिन कहने लगते हैं भाई बदलो, अब इसको बहुत हो गया, है ना? लेकिन कोई व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है पिछले 5 दिन से, तो छठे दिन लगता है क्या कि सम्मान के भाव से बोर हो गए? पति पत्नी के बीच में विश्वास का भाव है पिछले 5 साल से, तो ऐसा लगता है क्या कि अब उस विश्वास से बोर हो गए, अब थोड़ा बीच बीच में विश्वासघात भी हो? ये जो भाव वाला सुख है, भाव वाले सुख से आप बोर नहीं होते, लेकिन ये जो संवेदना वाला सुख है उससे बीच बीच में बोर हो। वही वस्तु से जो संवेदना है, रसगुल्ला खा रहे हैं, एसी से, इससे जो सुख मिल रहा है इसमें बोरियत है, लेकिन संबंध में जो भाव का सुख है उसमें बोरियत भी नहीं है और आप उसकी निरंतरता भी चाहते हैं, है ना? तो ये जो सोर्स है अगर उसको देखने जाएंगे तो सुख के कुछ सोर्सेज हैं जिस पर अभी बात करेंगे, है ना? सुख के बारे थोड़ी और बात कर लेते हैं पहले, फिर लौट के इस पे बात करेंगे। जैसे ये भी एक मान्यता है कि सुख दुख तो साथ साथ ही चलेंगे, किस तरह से? धूप और छांव की तरह। देखते हैं, सुख की एक परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है कि मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूं अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है। संगीत का मतलब क्या है यहाँ पर? हारमोनी, नॉट म्यूजिक। जिस स्थिति परिस्थिति में मैं जीता हूं अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, संगीत व्यवस्था में जीना ही सुख है। ठीक है, लय मान लीजिए आप, शब्दों से अपना कोई बहुत झंझट नहीं है। संगीत लिखा ही लय के अर्थ में है, संगीत का लिटरल मीनिंग भी लय ही है। जहां लय नहीं है वहां फिर संगीत भी नहीं है, वहां फिर शोर है, है ना? दुख की डेफिनेशन ज्यादा नजदीक लगती है इसलिए जल्दी पकड़ में आता है।
और ये पकड़ में आ जाता है तो वापस ये आसान लगने लगता है। तो पहले दुख को समझते हैं। तो क्या लिखा, मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें अंतर्द्वंद है, अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार नहीं होता। और इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख। अंतर्द्वंद अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख। तो परिवार में अंतर्द्वंद चल रहा है, अव्यवस्था चल रही है, और हम बाध्य हैं उसमें जीने के लिए, वही दुख। ये दुख का एक परिभाषा है, ये सुख का एक परिभाषा है। अब आप जांच के देखिए कि आपका सुख दुख इस परिभाषा में शामिल है या नहीं शामिल है। तो सुख को और ठीक ढंग से लिखेंगे तो क्या कह रहे हैं, मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख। एक लाइन में इस पूरे डेफिनेशन को समराइज करना हो तो कैसे लिखेंगे, संगीत में, व्यवस्था में जीना ही सुख। एक शब्द में इसी बात को कहना हो तो कैसे कहेंगे, व्यवस्था बराबर सुख, व्यवस्था बराबर सुख, अव्यवस्था बराबर दुख। और ये व्यवस्था बाहर की पहले या भीतर की, भीतर। बाहर कितना भी अव्यवस्था हो, अपने भीतर व्यवस्था बनी है, भाव विचार जैसा सहज स्वीकार है वैसा चल रहा है, तो हमारा सुख बना रहे। तो सुख के बारे में देखेंगे तो इतनी बात है। इसको थोड़ा और फैलाएंगे, अगर इस स्थिति परिस्थिति को फैला के देखें जीने के फैलाव के क्रम में, तो इतने स्तर पे आप जीते हैं। क्या निष्कर्ष है आपका, ये चारों जगह आपका जीना है या चारों में से कोई जगह ऐसा है जिसको हटा दिया जाए? तो जैसे अभी आप व्यक्तिगत स्तर पे जी रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके कहाँ से आ रहे हैं, तो परिवार का कंसर्न है ही। और अभी हम सब यहाँ बैठे हैं तो कहाँ पर हैं, और प्रकृति के अंदर ही है कि बाहर है? चारों में साथ साथ जी रहे हैं, तो जीना तो साथ ही साथ हो रहा है। चारों में कोई स्तर ऐसा है जिसको हटाने की जरूरत है, या कोई स्तर ऐसा है जो आपके जीने से जुड़ा है, छूट रहा है, इसमें जोड़ दिया जाए, या ये चार पर्याप्त है? चार में सब आ गया। इसलिए निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके विचार इन चारों को लेके चलते हैं, किसी पे कम किसी पे ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन आपके विचार में ये चारों चलते ही हैं। इससे बाहर विचार जाता नहीं, इससे कम में रुकता नहीं ना जी। तो फैलते फैलते यहां तक जाता है, इससे बाहर जाने का स्कोप नहीं है विचार में भी, और इससे कम में विचार रुकता भी नहीं है। टोटल स्कोप इतना ही है। तो निरंतर सुख के लिए अगर मैं इस चारों स्तर की व्यवस्था को समझ लेता हूं, तो मेरा पूरा विचार भी कैसा चलता है, व्यवस्थित होकर ही चलता है। टोटल मेरा विचार चलने का इतना ही क्षेत्र है। तो अगर चारों जगह की व्यवस्था मुझे स्पष्ट हो गई है, तो मेरे विचार इन्हीं पे चल रहे हैं, तो मेरा विचार भी निरंतर कैसे चलने लगते हैं, व्यवस्था। तो मेरा विचार भी, भाव भी निरंतर व्यवस्था में चलने लग गए, वही मेरे लिए क्या है, निरंतर सुख। तो निरंतर सुख के लिए करना क्या है, इन चारों स्तर की व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीना। तो इसी को जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कह रहे हैं ये चारों स्तर की व्यवस्था को समझना होगा और व्यवस्था में जीना होगा। तो इसलिए अगर अभी तक की बात को करें तो इतनी बात है, सुख बराबर व्यवस्था, जीने का फैलाव ये चार स्तर, और निरंतर सुख के लिए इस चारों स्तर की व्यवस्था को समझना और चारों स्तर की व्यवस्था में जीना। तो अभी तक अगर देखें तो हम लोग जो इस कार्यशाला में करने वाले हैं, ये समझने की विषय वस्तु है टोटल, और ये जीने की टोटल विषय वस्तु है। चारों की व्यवस्था को समझना मुख्य काम है, और इन चारों की व्यवस्था में जीना दूसरा। तो ये समझने की विषय वस्तु है और ये जीने का फैलाव है। तो हम लोग इस वर्कशॉप में इन चारों की व्यवस्था के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप उनको स्वयं के अधिकार पर जांचें और यहाँ 6 दिन जी करके इसे देखें। अगर इससे उभय सुख, उभय समृद्धि सुनिश्चित हो रही है,
तो वही आपके लिए अनुभव बोध है, वही आपके लिए समझ तक पहुंचने का एक रास्ता है। इतनी बात अगर कहेंगे तो सुख को लेकर के हम लोगों को करनी थी। थोड़ी बात मैं इसको और विश्लेषित कर देता हूं। व्यवस्था बराबर सुख है या एक्साइटमेंट बराबर सुख है? व्यवस्था बराबर। लेकिन जब अपन क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एक एक्साइटमेंट सा भी आता है ना, वो सुख नहीं है क्या? वो क्षणिक सुख है या सुख का भ्रम है? एक्साइटमेंट से जो हम महसूस कर रहे हैं वो क्षणिक सुख है या सुख का भ्रम है? उसको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। अभी तक कहते थे क्षणिक सुख है क्योंकि आप काम शुरू किए थे, अभी आप थोड़ा पुराने हो गए इसलिए ठोक के पूछ ले रहा हूं कि वो सुख है, क्षणिक सुख भी है या सुख का भ्रम मात्र है? तो जैसे चार दोस्तों को मजाक उड़ाकर जीने का अभ्यास है, तो चारों बैठकर किसी को पकड़ के मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उस मजाक उड़ाने से जोर जोर हंसते हैं। हार्मनी हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है? एक्साइटमेंट। जोर जोर हंसते हैं और जिसके ऊपर हंस रहे होते हैं उसका सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, तो वो हार्मनी में रहता है, डिसहार्मनी में चला जाता है। तो थोड़ी देर तक चारों को झेलता है, फिर उठ के चला जाता है। उठ के वहां से चला गया है लेकिन विचार इन्हीं के बारे कर रहा है, तो वो भी अपने 4-6 दोस्त बनाता है और इन 4 में से किसी एक को पकड़ता है और सेम प्रक्रिया से उसको गुजारता है। वैसे ही मजाक बना के हंसते हैं, तब वो आदमी आराम में रहता है, अव्यवस्थित हो जाता है, तो पूरा फिर युद्ध शुरू होता है। अभी देखेंगे तो अपने जीने के तरीके को भी देखेंगे, तो अगर हमने एक्साइटमेंट बराबर सुख मान रखा है तो वो पति पत्नी संबंध में भी सुख के लिए बहुत सारा एक्साइटमेंट का कार्यक्रम करते रहते हैं। तो पति कुछ बोलेगा तो पत्नी कमेंट करेगी, पत्नी कुछ बोलेगी तो पति कमेंट करेगा, और वो कमेंट करके और जोर जोर हंसेंगे, और धीरे धीरे कमेंट करते करते उनको होश नहीं रहता कि कब एक दूसरे के परिवार के बारे में कमेंट करने लगे, है ना। अब जैसे ही उनके परिवार तक वो कमेंट जाता है, सामने वाला आदमी आराम में रहता है, एकदम बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाता है। एक्साइटमेंट बराबर सुख मान के जीते जीते हम पूरे परिवार में इस तरह से अव्यवस्था खड़ा कर लेते। वो बार बार इस कहानी को कहते हैं ना, ये बारीक इतनी लाइन है कि कब हम एक्साइटमेंट बराबर सुख मान रहे हैं, कब हार्मनी बराबर सुख देख रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता, बड़ी तेजी से स्लिप होता है। तो बार बार वो जो कहानी सुनाते हैं शिविर में, वह एक गांव में जो है एक परिवार था, पति पत्नी रहते थे। पत्नी को जो है इस बात की चिंता लगी रहती थी कि उसके पति बीमार रहता है, हार्ट का इलाज चलता है, उसका जो हार्ट था वो थोड़ा कमज़ोर था, उसका इलाज चलता रहता है, तो बेचारी बहुत बेचैन रहती थी। लेकिन ये बेचैन उसको उतना अधिक नहीं करता था कि इलाज चल रहा, देर सवेर ठीक ही हो जाएगा। दूसरी आदत जो पति की थी वो उसको अधिक पत्नी को बेचैन करती थी। पति को एक तो हार्ट कमज़ोर है, उसका इलाज चल रहा है, और दूसरा जो है उसको लॉटरी खेलने की आदत है। तो पत्नी इस बात को लेके बेचैन रहती है कि किसी दिन, है ना, कोई बड़ा इनाम निकल गया तो ये रहेगा कि निपट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो बेचारी वो किसी दिन घर साफ कर रही थी तो उसको लॉटरी का टिकट मिल गया। उसने मिला के कहीं मिलान किया तो पता लगा उस पर 1 करोड़ का इनाम निकल गया। तो एकदम बेचैन हो गई, टिकट छुपाया, सोचने लगी कि भाई अब ये पता लगेगा इसको तो क्या दुर्घटना हो जाए। तो सोची कि भाई किसी का मदद ली जाए, कोई हमारी हेल्प करे बाहर निकालने में इस समस्या से। तो गांव के किसी समझदार व्यक्ति के पास गई, जाके उनसे कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, आप कुछ मदद करिए। उन्होंने कहा अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौट के आऊँगा तो अपने पति को भेजना, मैं समझा दूंगा। इतना ही तो समझाना है कि आवेश बराबर सुख नहीं है, एक्साइटमेंट सुख नहीं है, हार्मनी सुख है, समझा दूंगा, भेज देना। तो शाम को उन्होंने उसको भेजा अपने पति को, वो गया तो उन्होंने पूरा आधा घंटा पौन घंटा उसको समझाया, हार्मनी, एक्साइटमेंट, सुख दुख, ये सब। एक पॉइंट पर उनको लगा कि अब इसको समझ में आ गया है कि एक्साइटमेंट बराबर सुख नहीं है, हार्मनी बराबर। लेकिन उनको शंका हुई कि 1% अगर नहीं समझ में आया हो और मैं बता दूं कि इसका 1 करोड़ का इनाम आ गया है तो यही हार्ट अटैक हो जाएगा, सारा आरोप मेरे मत्थे आएगा, ये तो बड़ा झंझटी काम है। उन्होंने कहा अच्छा इसको किसी और तरीके से बताते हैं।
तो उन्होंने कहा पहले चेक करें कि इसको समझ में भी आया है कि नहीं। तो उन्होंने चेक करने की दृष्टि से पूछा कि भाई तू ये बता कि अगर तू तो लॉटरी खेलता रहता है। बोले हाँ। बोले किसी दिन 1 करोड़ का इनाम आ गया तो तू क्या करेगा? बोला अरे आप इतने अच्छे आदमी है, सबकी मदद करते रहते हैं, आधा आपको दे दूंगा। अब ये सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ गया क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि ये मानने की बात है, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, इनको पक्का पता है 50 लाख आने वाले। तुरंत फैल गया विचार, कल्पनाशीलता, गाड़ी इतनी बड़ी होगी, घर इतना बड़ा होगा, ये सारे अधूरे सपने पूरे होंगे। वो क्षण भर में फैल गया विचार और पूरा जो है अभी वो हारमोनी में नहीं आया। अभी उसको पता नहीं है कि घर में रखा है 1 करोड़ का टिकट अभी देखेंगे तो इतना बारीक लाइन है कि इतना चर्चा करने के बाद भी कब हमारा मानना सुख के बारे में हारमोनी से एक्साइटमेंट में शिफ्ट हो जाता है ये पता नहीं चलता। तो जैसे आप घर में देखिए, घर में सुखी होने के लिए आप बहुत सारा कार्यक्रम डिजाइन करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम बनाते हैं। उसमें कितना कार्यक्रम हारमोनी के अर्थ में डिजाइन कर रहे हैं और कितना एक्साइटमेंट के लिए। आप बात कहते हैं ना बहुत अब बोर हो गए, अब थोड़ा कुछ सुखी होने का कुछ करके आते हैं, तो क्या कार्यक्रम निकालते हैं उसमें? चलो बाहर आउटिंग करके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा ड्राइव पे जाते हैं, है ना, वही बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा डीजे बज रहा है, अब थोड़ा जो है चल करके किसी बढ़िया ढाबे पे बाहर जाके खाना खा के आते हैं। ये सब हारमोनी बेस्ड प्रोग्राम है, एक्साइटमेंट बेस्ड प्रोग्राम है, उन सबको देखिए। बट इट डजंट मीन्स कि एक्साइटमेंट ही है, वो मानने पे आपके निर्भर है। हारमोनी में रहते हुए भी स्वादिष्ट भोजन खाया जा सकता है, हारमोनी में रहते हुए भी ये सारे उत्सव मनाए जा सकते हैं। नहीं, उस समय आप लाइन क्या ले रहे हैं उस पर निर्भर है। थोड़ी सी बात और मैं कर दूं तो वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। एक और मुद्दा है सुख के स्रोत। कहां कहां से आप सुख ढूंढते हैं? तो सुख का जो सबसे पॉपुलर स्रोत है वो है सुविधा से मिलने वाली अनुकूल संवेदना से। तो रसगुल्ला एक तरह की सुविधा है, हमने खाया उससे एक संवेदना मिली, एसी में बैठे हैं उससे एक संवेदना मिली। तो किसी सुविधा से कोई अनुकूल संवेदना मिल रही है, जिन संवेदनाओं को हमने अच्छा मान रखा है वो मिल रहा है, तो उससे एक सुख का भ्रम पैदा होता है। अब इसके साथ नियम क्या लगता है कि पहले तो ये आवश्यक लगता है और रुचिकर भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये अनावश्यक लगने लगता है, लेकिन टेस्टी लगता रहता है। और थोड़ी देर बाद ये जो अनावश्यक लग रहा था वो तो बना ही रहता है, लेकिन जो रुचि लग रहा था, टेस्ट मिल रहा था, वो भी बना रहता है, बदल जाता है। अब वो अरुचिकर हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर और अगर उस संवेदना को भोगना पड़े तो हालत कैसी हो जाती है? असहनीय। तो किसी भी संवेदना के साथ देखें तो वो आवश्यक और रुचिकर से शुरू होता है, थोड़े दमे में कहाँ बदल जाता है? अनावश्यक और रुचिकर, फिर अनावश्यक और अरुचिकर, और फिर कहाँ चला जाता है? असहनीय। इससे निरंतर सुख संभव है क्या किसी भी संवेदना से? तो ये दिखता है कि इससे निरंतर सुख संभव ही नहीं है। निरंतर सुख, आता हूं एक मिनट, संभव नहीं है। भ्रम को लेकर के क्षणिक सुख मान सकते हैं,
लेकिन निरंतर सुख तो इससे संभव, भ्रम, उसको क्षणिक सुख को उसको भ्रम मानकर हम भोग सकते हैं, है ना, बट ये निरंतर सुख तो संभव नहीं है। या हो सकता है? एक दूसरा स्रोत है सही भाव से। ये सही भाव भी दो तरह से आते हैं। यही सही भाव किससे पाकर? दूसरे से पाकर। तो जैसे सम्मान है, सम्मान एक सही भाव है, कोई हमको व्यक्त कर रहा है तो हमको सुख मिलता है। विश्वास भी एक सही भाव है, सही भाव मतलब जो सहज स्वीकार है, कोई व्यक्त कर रहा है हमारे साथ, विश्वास के भाव के साथ जी रहा है तो सुख मिलता है। स्नेह, ममता, ये सब भाव सही हैं जो सहज स्वीकार है, कोई हमारे साथ व्यक्त कर रहा है तो हमको सुख मिलता है। और लगातार व्यक्त कर रहा है तो लगातार सुख मिलता है या उसमें भी बोर हो जाते हैं? तो इसमें निरंतर सुख होने की संभावना तो दिख रही है, लेकिन झंझट जानते हैं क्या है? ये दूसरे आदमी के हालत पर निर्भर है कि आपको ये भाव लगातार दे पाएगा कि नहीं। आज उसने सम्मान आपका किया है, कल भी सम्मान ही करेगा, इसकी गारंटी है क्या? कल कहीं बाहर से पिट पिटा के आ रहा है तो हो सकता है नमस्ते करना भी ध्यान न रहे, है ना। कहीं बाहर से बेचैन होके आ रहा है तो हो सकता है नमस्ते करना भी ध्यान न रहे, लेकिन अगर वो लगातार करे तो आपको बोरियत नहीं होगी, सुख बना रहेगा, ये नियम नहीं लगेगा वो। लेकिन हालत क्या है कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो लगातार कर सके। अगर लगातार कर दे तो एक स्थिति बन सकती है, लेकिन चूंकि वो उसकी हालत पर निर्भर है, इसलिए इसमें भी निरंतर सुख संभव है क्या? अगर उसकी हालत ठीक होगी तो दे पाएगा, नहीं ठीक है तो नहीं दे पाए। तो यहां पर भी निरंतर सुख संभव नहीं है। एक दूसरा माध्यम इसमें निकलता है सही भाव स्वयं में सुनिश्चित करके। तो हमने जांच के देख लिया कि कौन कौन से भाव मुझको सहज स्वीकार है, अपने भाव विचार में उसको सुनिश्चित कर लिया। अब हम दूसरे से ले रहे हैं, अपने समझ के आधार पर सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अपने समझ के आधार पर अगर सुनिश्चित कर रहे हैं, इसमें निरंतर सुख संभव है। एक और सोर्स है सुख का, सही समझ। ये सही समझ में भी जो सुख मिलने की संभावना है, उसमें भी निरंतर सुख संभव है, नहीं है? संभव है। तो अपन अगर यहां पर देखें तो ये एक लाइन खींच सकते हैं इस जगह पे, ये एक लाइन खींचा जा सकता है। इसको मैं नाम दे दूं सेट ए, और इसको नाम दे दूं सेट बी, और ये वो डिवाइड करने वाली लाइन है। किस आधार पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां से अलग, यहां से अलग? सुख की निरंतरता की संभावना। ये वाले बी सेट से सुख का निरंतरता संभव है, नहीं है? नहीं। ये वाले से, ये कितनी मात्रा में भी आपके पास उपलब्ध हो, सुख की निरंतरता संभव है। जैसे रसगुल्ला आपके पास 1000 उपलब्ध हो, 500 एसी उपलब्ध हो, हजारों गाड़ियां उपलब्ध हो, फिर भी सुख की निरंतरता इससे संभव है? 5 आदमी आपने किराए पे रखे हैं जो रोज आपको नमस्ते करें, रोज आपकी बड़ाई में कसीदे गढ़े, उसके बावजूद भी इसमें निरंतरता संभव है क्या? लेकिन भैया जो दूसरा नंबर पॉइंट है, उसमें जो सेकंड पॉइंट है, दूसरे में सेकंड पॉइंट, अगर वो जीवन विद्या समझ के अच्छी तरह समझदार हो गया है तो हम निरंतरता सुख की अपेक्षा वो रख तो सकते हैं। समझदार हो गया है, वो सही भाव से प्रस्तुत हो रहा है। हाँ। लेकिन आप अपने विचारों में बेचैन हैं, तो आप कहेंगे क्या रोज रोज नमस्ते लगा रखी है, हटाओ किनारे करो। अच्छा, और हम भी अगर जीवन विद्या से समझदार हो गए हैं तो? देखिए, मुद्दा जीवन विद्या का नहीं है। ये जीवन विद्या से लोग समझदारी हो रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग अहंकारी भी हो रहे हैं। अच्छा, मैं उसको बहुत सजगता से नहीं कर रहे, 4 बार शिविर करके अपने पे ध्यान नहीं जा रहा, घर सुधारने में लग जा रहे, अपना काम हो नहीं रहा।
तो उनको लगता है 4 बार शिविर कर लिए, ये लोग 1 बार भी शिविर नहीं किए, ये सब बिल्कुल मूर्ख लोग हैं और घर की ज्यादातर जिम्मेदारी वही संभाले। तो क्या हालत हो रही है, वो आपको अहंकारी से अधिक देख नहीं पा रहे। इसलिए जीवन विद्या का नाम बीच में लाने की जरूरत नहीं, किसी भी विद्या का समझ का बात है। बिना किसी शिविर किए, बिना किसी विद्या का प्रयोग किए भी व्यवस्था को समझ पाए हैं तो आपसे बेहतर जगह पे। ये सब में बहुत सावधानी रख के चलने की जरूरत है। आप 4 बार शिविर कर लिए या मैं 4 बार शिविर ले लिया, ये समझदार होने का प्रमाण नहीं है। नहीं तो धीरे धीरे हम इसी का एक संप्रदाय बना के खड़े हो जाएंगे। अब आप प्रश्न बताइए। यही था कि सामने वाला भी अगर समझदार हो जाए और मैं भी समझदार हो जाऊं, तब उस ये एक स्थिति प्रोबेबिलिटी में, तो है। हाँ, तब उस स्थिति में उसकी पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन अभी देखेंगे तो उसमें भी जो मूल कारण है ये नहीं है, बल्कि स्वयं में। तो क्या करें, इसको 2 वर्ग में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। आज के दिन क्या स्थिति है हमारी, हम सुखी होने का ज्यादातर प्रयास इस सेट में कर रहे हैं कि इस सेट में कर रहे हैं? ये वाले में कर रहे हैं। और अपेक्षा कौन सा रखे? अपेक्षा इस रिजल्ट का है, प्रयास इसका है। पूरी जिंदगी पूरी होने वाली है, या तो इस प्रयास से इसकी अपेक्षा है, तब तो काम चल जाएगा। इस प्रयास से इसकी अपेक्षा ना होकर अपेक्षा किसकी लगाए हैं, ये पूरी जिंदगी पूरी होने वाला नहीं। 10, 50, 100, 1000 जीवन विद्या का शिविर कर लें या 1000 शिविर खड़े होकर ले लें एज ए रिसोर्स पर्सन। प्रयास अगर इस पर है और अपेक्षा इसका है, कोई भी एक्टिविटी कर ले पूरा होने वाला नहीं। करना क्या पड़ेगा, हमको यहां से इस सेट में शिफ्ट होना पड़ेगा। एक बार इस सेट में शिफ्ट हो गए तो ये वाले को करना छोड़ देंगे या करना जारी रखेंगे? ये छोड़ के भी आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन सुख के लिए, निरंतर सुख के लिए नहीं करेंगे। तो जैसे खाना सड़ गया है, नहीं खाना है, ये किससे पता लगता है? ये वाले सेट से कि ये वाले सेट से? है ना, इसी से पता लग रहा है ना। ये क्षेत्र में बहुत दुर्गंध मची हुई है, ये शरीर के लिए ठीक वातावरण नहीं है, किससे पता लग रहा है? ये जो जगह है, यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बहुत जल्दी तबीयत खराब हो सकती है, किससे पता लग रहा है? ये बेकार चीज़ है, आवश्यक चीज़ है, लेकिन इसका सदुपयोग तभी हो पाता है जब ये काम हो गया। ये काम नहीं होता है तो हम ये अपेक्षा में ये करते हैं और शरीर भी खराब कर लेते हैं। नहीं, ऐसा ही है ना। इसलिए ये कोई खराब चीज है ऐसा नहीं है, इसकी अपेक्षा में हम, इसकी अपेक्षा में ये इतना बढ़ा देते हैं कि हमारी हालत खराब हो जाती है। अगर इसकी अपेक्षा इससे पूरा करने लग जाए तो फिर हम इसका इस अपेक्षा में प्रयोग नहीं करते और इसका सदुपयोग कर पाते हैं, जिसका हम व्यवस्था के अर्थ में रिजल्ट देख पाते हैं। तो ये जो बात हो रही थी ना कि सुख दुख एक साथ चलेंगे, वो इस वाले में चलेंगे कि इस वाले में चलेंगे? सुख दुख धूप छांव की तरह है, इसमें कि इसमें? नदी के 2 किनारे की तरह सुख दुख है, इसमें कि इसमें? अब ये सुख के बारे में जितनी भी आपकी मान्यताएं हैं वो इस डोमेन की है। यहाँ तो निरंतर सुख संभव भी है और हो भी सकता है, लेकिन हमारा झंझट क्या है, हम चाह ये रहे हैं और मेहनत कहाँ कर रहे हैं। इसलिए मेहनत भी बढ़ते जा रहा है और बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, दोनों में लगातार ग्रोथ हो रहा है। बताइए, कल हमने एक होमवर्क दिया था अपनी 10 मान्यताएं लिखने का।
जो ब्लॉक ये जो बी में आपने बताया है, इसको अगर हम कंटिन्यूटी में करते हैं उसी समय, तो ये वाली स्थिति होती है, जो आवश्यक फिर अनावश्यक, रुचिकर अरुचिकर। लेकिन उसको भी फिर गैप में करते हैं तो आवश्यक हो ना हो रुचिकर तो बना रहता है। जी, तो गैप गैप में करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो अभी सुखी होने के लिए क्या कार्यक्रम है हमारे पास, सुबह बढ़िया नाश्ता मिल जाए। एक ऐसी वर्कशॉप चल रही थी, सुख के बारे चर्चा चल रही थी, तो एक पार्टिसिपेंट बोले देखिए आपके सारे लेक्चर अपनी जगह हैं, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि जब मुझे बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता है तो मैं सुखी महसूस करता हूँ। तो फिर पूछा उन्होंने जो वर्कशॉप ले रहे थे कि ब्रेकफास्ट बढ़िया मिल गया और आपने सुखी महसूस किया, उसके बाद सुखी होने के लिए क्या करते हैं? तो बोला बेहतर लंच की अपेक्षा करता हूँ। फिर 3 घंटे बाद लंच मिल गया तो बोले उससे सुखी हो जाता। तो जो वर्कशॉप ले रहे थे उन्होंने कहा देखिए ना तो मैं आपके ब्रेकफास्ट का सुख छीनना चाहता हूँ और ना ही आपके लंच। आप बढ़िया ब्रेकफास्ट करिए और बढ़िया लंच करिए, सुखी होइए। मेरा तो कंसर्न लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो 3 घंटा है, उस 3 घंटे में सुखी होने का आपके पास क्या कार्यक्रम है? लगातार नाश्ता करते हुए रह नहीं सकते, लगातार लंच कर नहीं सकते, तो उस 3 घंटे में सुखी होने का आपके पास क्या कार्यक्रम है? क्योंकि खाने का, पचाने का अपना एक सीमा है। ऑल्दो आदमी ने बहुत सारी व्यवस्था बना ली है, वो कुछ कुछ है ना, कभी स्नैक्स, कभी है ना पॉपकॉर्न, कभी कुछ कुछ चूकता रहता है चिड़िया की तरह, है ना, लेकिन फिर भी देखेंगे तो उसमें अंतराल है। तो जितने देर आपने उस वस्तु को जीभ पे खाया और जितनी देर वो 2.5 इंच के जीभ के संपर्क में रहा, उतने ही देर उसके स्वाद का सुख मिला। वो पेट में आ गया तब स्वाद का सुख नहीं है। तो आपने 10 मिनट भोजन किया, उसमें 10 मिनट में 6-7 मिनट वो आपके जीभ के संपर्क में रहा, उतने ही देर स्वाद का सुख मिलेगा। बाकी समय स्वाद का कोई सुख नहीं है। फिर वो सेब गया पेट में कि आलू गया कि रसगुल्ला गया, वो तो फिर शरीर के काम आएगा। हाँ। सुख के काम तो नहीं आने वाला। इवन बाद में दुख का कारण भी बन जाता है। वो फिर अपने अलग झंझट है। तभी मूल बात यह है कि ब्रेकफास्ट में सुखी हो रहे हैं, लंच में सुखी हो रहे हैं, डिनर में सुखी हो रहे हैं, ये बाकी अंतराल में सुखी होने का क्या कार्यक्रम है? सुखी होने का क्या कार्यक्रम? वहाँ तो समझ और भाव ही है। भाई, तो अगर हमारा भाव विचार ठीक बना रहता है तो लंच के समय भी हम सुख महसूस कर पाते हैं, लंच के बाद भी, ब्रेकफास्ट के समय भी और ब्रेकफास्ट के बाद। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये डोमेन से निरंतर सुख संभव है। जी जी, हाँ, और इस डोमेन से निरंतर सुख में रहते हुए भी ये जो बाकी चीज़ें हैं किया जा सकता है, ये की जा सकती है। किया जा सकता है। तो जैसे रसगुल्ला, हमको समझ में आ गया कि रसगुल्ला तो हम स्वाद से सुखी होने के लिए खा रहे हैं, और जितनी देर वो जीभ के संपर्क में रहेगा उतने ही देर सुख मिल सकता है। तो अभी जो रसगुल्ला खाता था तो मुख्यतः 10-12 रसगुल्ले इसलिए खाता था कि जीभ के साथ संपर्क उसका ज़्यादा समय रहे, उतने ही देर का तो सुख है। तो अब और विधियाँ ढूंढता हूँ कि भाई संपर्क का ही मामला है, उसके लिए रसगुल्ले की संख्या बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? रसगुल्ले के टुकड़े बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल सही नहीं है ना। 16 रसगुल्ले खाने की जगह रसगुल्ले के 16 टुकड़े कर लेते, एक टुकड़ा उठाते हैं, जीभ पे रख लेते हैं, बढ़िया उसको 1-8 मिनट का समय देते हैं घुल करके, पिघल करके जेब पेट तक जाने के लिए। फिर जब घुल के पिघल जा रहा है तब दूसरा टुकड़ा रख रहे हैं, और वो पोषण के लिए भी अच्छा हो जाता है। हाँ, तो इस विधि से आप 1 से अधिक रसगुल्ला बड़ी मुश्किल से खा पाएंगे। अगर आपको एक एक टुकड़े को, 16 टुकड़े को जीभ पे रख के बढ़िया पिघलने देना हो, इस विधि से कितने रसगुल्ले खा पाएंगे? तो ये क्या तुमने भैया, वो इसका जो कारण ही यही है कि हम जब खा रहे होते हैं तो उसका स्वाद नहीं लेते हैं, तो फिर लगता है कि स्वाद तो रह गया, फिर दूसरा डालते हैं, फिर किसी में उलझ गए मोबाइल में बात में, तो फिर तीसरा डालते हैं। अगर स्वाद ले लिया होता तो आप जो बोल रहे हैं टुकड़े आपने कर लिए हैं, वही तो स्वाद आपकी तृप्ति हो जाएगी स्वाद वाली। वही तो हमको अभी ये भी तय नहीं है कि हम रसगुल्ले के स्वाद से सुखी होना चाहते हैं या दूसरे से अधिक खा के सुखी होना चाहते हैं। भैया जब फ्री में मिल रहा हो तो लगता है कि एक क्यों खाएं, बहुत सारे। वही तो ये सबको फ्री वाली जगह पे ही जांच परख करके देखे तो पता चलता है।
है ना, कि वहां पर भी धीरे धीरे कहाँ पहुंच जा रहे हैं। ऐसे है, प्राकृतिक नियम है ये। अगर वो नियम ना हो तो पार्टी देना लोगों को बड़ा भयंकर काम हो जाए। वो तो प्राकृतिक नियम के कारण लोग थोड़े नियंत्रित हो जा रहे हैं, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत बारीकी से अपने में देखने की जरूरत है। जैसे अभी पूछूं मैं कि पिछले 24 घंटे में, मतलब किसी भी दिन के 24 घंटे में कितना समय इस डोमेन में प्रयासरत है और कितना समय इस डोमेन में? अब तो भैया ए में हो गया है, पहले नहीं था, अभी तो ए में है। एक एक व्यक्ति को तो अब देखना पड़ेगा कि कितना समय हमारा इसमें जा रहा है और कितना इसमें। वही तो धीरे धीरे ए को समझने की आवश्यकता बन रही है। अभी तक कई लोगों को ऐसा लगता था कि निरंतर सुख भी बी वाले से पूरा हो जाएगा, इसके लिए पूरी जिंदगी लगाए। तो इतना इकट्ठा कर लें कि आखिरी सांस तक भोगने की व्यवस्था रहे। इकट्ठा भी कर लिया, कईयों ने तो इतना इकट्ठा कर लिया कि 10 लोग भोग के भी खत्म न कर पाएंगे, उसके बाद भी ये वाली अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही। तब धीरे धीरे देखेंगे तो इसकी आवश्यकता महसूस हो रही कि हम अपने भाव विचार पर भी काम करके सुखी हो सकते हैं, वास्तविकताओं को सही सही समझ के भी सुखी हो सकते हैं। जितना जितना इसकी आवश्यकता महसूस होगी, इस पर एफर्ट लगाना शुरू करते हैं और इसके सुख का स्वाद मिलता है, तब पता लगता है कि ये वाला सुख इससे कहीं हाई क्वालिटी का है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। तब धीरे धीरे इसके लिए हम ज़्यादा प्रयासरत होते हैं। तो भैया फिर पहले जो बात हुई थी कि अब जो शिफ्टिंग हो रही है तो आपका प्रोग्राम, आपका समय, सारी चीज़ें उसी में लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ जो जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, चाहे पारिवारिक या सामाजिक व्यवस्था, तो आपने थोड़ी देर पहले जो कहा, हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हो, आप ठीक कर दें, कि हम फिर ये जो समझ और ये बात जो है वहाँ नहीं ले जाते हैं, लेकिन हम भी उसका पार्ट तो बन ही जाते हैं अपनी समझ के साथ। लेकिन जब हम उसका पार्ट बन रहे भैया, तो कहीं के हम नेचर को एक्सप्लॉइट करने के काम में हमारी भागीदारी भी दे रहे हैं। जैसे आजकल के शादी के आयोजन हो, चाहे कॉलेज के फंक्शंस हो, तो अभी जैसे ये वर्कशॉप है, अगर इसके लिए मैं बच्चों को हम बताते भी हैं या बच्चों ने किया भी हैं, तब भी उनका नहीं है। तो अभी जैसे आजकल जो फेयरवेल होता है या गेटी का प्रोग्राम होता है, जो कंपटीशन जो होता है मेनली, जिसमें लगभग एक प्रोग्राम में 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा आता है और कम से कम 10-15 दिन की पूरी एनर्जी, पूरा टाइम उसमें लगता है। जबकि वो एक तरह से अव्यवस्था फैलाने में भी है, वो देख पाते हैं कि वो व्यवस्था भी फैला रहा है और कहीं के नेचर को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो फिर उसमें भागीदार कैसे हो सकते हैं समझ आने के बाद? अभी धीरे धीरे देखेंगे। पहला काम तो ये कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जैसा आपको सही लगता है वैसा नहीं जी पा रहे हैं, उन लोगों को हम संबंधी और स्नेह के साथ देख रहे हैं या विरोधी और द्वेष के साथ देख रहे हैं? ये संबंधी के साथ ही देख रहे हैं, उनके उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो तो पा रहे हैं। पहला अगर ये भाग हो गया कि संबंधी और स्नेह के साथ देख रहे हैं तो हम में बेचैनी नहीं होती, लेकिन विरोध और द्वेष के साथ देखने लगे तो हम में भी बेचैनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 वो देख पा रहा हूँ कि बेचैनी नहीं है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 कि अब करें क्या? जैसे वायु प्रदूषण हो गया है, सांस लेते रहें और पर्यावरण को ठीक करने का काम करते रहें, या सांस रोक के बैठ जाएं कि पर्यावरण ठीक हो जाएगा तभी लेंगे? कौन सा विधि ठीक है? हाँ, सांस भी लेते रहें और पर्यावरण पे काम करते रहें। वही काम वहां भी होना है कि भाई ठीक है, चल रहा है, उन्हीं के साथ जीना है, साथ साथ, है ना, जैसे भी हैं हम जी रहे हैं, लेकिन अपने जो जीने का क्रम है उसी पार्टी में हम गए हैं, तो हम तो जो अपनी भागीदारी है वो व्यवस्था के अर्थ में कर रहे हैं। लेकिन लोगों को बहुत फिर हे दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं, उनके साथ जिम्मेदारी भरी दृष्टि से देख रहे हैं, उसके साथ हमारा उनका संबंध बन रहा है, हमारे आचरण में निश्चितता देख रहे हैं, धीरे धीरे हमारे प्रति एक आश्वस्ति बनती है, फिर हमारी बात को वो एक अलग ढंग से लेने लगते हैं, फिर हम एक समूह बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उनके साथ कुछ कार्यक्रम करते हैं, फिर हम 20, 25, 50 की संख्या में हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे कॉलेज का वातावरण बदल देते हैं अगले 4-5 साल में। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कम से कम 6 साल का है। 2 साल अपने ऊपर, अगले 2 साल समूह बनने के ऊपर,
फिर अगले 2 साल अपने और समूह के साथ बैठ करके कार्यक्रम की स्पष्टता के ऊपर, फिर उसके बाद वो इतना बड़ा रूप ले लेता है। हाँ जैसे ही संख्या आपकी 50 से ऊपर जाती है, पता लगता है 50 लोग संगठित ढंग से अगर एक एक घंटा भी लगा रहे हैं तो कितने घंटे लग गए? 50 घंटे। लगभग 8 से 10 आदमी के बराबर काम हो जाता है दिन भर का, है ना। और संगठित होकर करते हैं तो बड़ा बड़ा काम भी बहुत अच्छे ढंग से होने लग जाता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, शुरू में बहुत स्लो चलता है लेकिन बाद में काफ़ी एक्सटेंडेड हो जाता है। जैसे आपको बताएं तो आज से मात्र 2009 की बात बताऊं मैं, 2009 तक की बात, 9 की, हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये प्रयोग शुरू किया 2009 में, AICT के तरफ, उसके तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी के तरफ से पहला वर्कशॉप बुलाया था हम लोगों ने 2009 में मई में। मेरे को उसमें 60 पार्टिसिपेंट जुटाने थे। लगभग 2 महीने से ऊपर सैकड़ों फ़ोन कॉलेजेस को किए मैंने, डायरेक्ट टीचरों को किए, और बड़ी मुश्किल से 55-56 पार्टिसिपेंट जुटा पाए। 2009 में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था मैं। उसके अगले वर्कशॉप में भी कुछ आए, कुछ वर्कशॉप ऐसे भी हुए कि मात्र 5 ही लोग आए। ये पहले 2 साल की स्थिति थी। कुछ वर्कशॉप ऐसे हुए जो मात्र 5 लोग के साथ चलाने पड़े। आज के दिन स्थिति क्या है आपको खुद ही पता होगा कि AICT जो है हर सप्ताह एक वर्कशॉप कर रही है जी, और उसमें कम से कम 300, 400, 500, 1000 तक 1000 तक भी पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। और ये पिछले 3 साल से चल रहा है। मतलब 3 साल से कोरोना काल, जब से 3 साल हो गए होंगे कोरोना का पहला वेव आया हुए। लगभग 160 से ज़्यादा कैंप्स हो चुके हैं। हाँ, और ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ, मतलब 1.5-2 लाख टीचर लगभग इससे गुजर गए। और हर दिन, मतलब महीने में 4 वर्कशॉप का मतलब क्या हुआ? हर रोज चल रहा है ना, हर सप्ताह हुआ, तो हर दिन वर्कशॉप चल ही रहा है। हाँ। और पिछले, मतलब कोरोना काल जब से था तब से लगातार चल रहा है। स्टूडेंट्स का भी एक हिंदी एक इंग्लिश अलग से स्टूडेंट्स का चल रहा है, फेस टू फेस अलग चल रहा है। और है ना, बहुत फ़ोन ऑन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। कितने साल हुए टोटल इस यात्रा में? 2009 से लेके अब तक 14 साल। इतनी यात्रा 14 साल में हो सकती है। छोटी यात्रा है, बड़ी यात्रा है ये भैया। और फिर इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन होता है? वही 2009 में देखने जाएं तो कुछ 2-4 रिसोर्स पर्सन, 1-2 वॉलेंटियर ऐसे ही दिखते थे। 5-7 लोग की टीम दिखती थी जो पिछले 4-5 साल के मेहनत से खड़े हुए थे। आज के दिन देखेंगे तो सैकड़ों रिसोर्स पर्सन बन गए, हजारों की संख्या में वॉलेंटियर। और रिसोर्स पर्सन और वॉलेंटियर का मतलब ये है कि वो अपना सारा काम जो कर रहे हैं बिना किसी मनी के एक्सपेक्टेशन के कर रहे हैं। नहीं, उससे अपना नहीं। एफर्ट और अपना मनी लगा के कर रहे हैं। हाँ, अपने एक्सप्लोरेशन के लिए कर रहे हैं, अपने एक्सप्लोरेशन और समाज की व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, और हो पा रहा है। ये जो अपनी जिम्मेदारी है उसका पूरा निर्वाह करते हुए कर रहे हैं। वही तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू में वो थोड़ा कठिन दिखता है, स्पेशली 2 साल। वो 2 साल जब हम अपने में डटे रहते हैं तो धीरे धीरे अपने आसपास 10-20 लोगों का एक आश्वस्ति भरा ग्रुप खड़ा हो जाता है, बच्चे और स्टूडेंट मिला करके। इतना बड़ा आश्वस्ति का ग्रुप पूरे कॉलेज में नहीं होता, मैं आपको बता दूं। सैकड़ों लोग एक साथ दिखाई देते हैं लेकिन एक दूसरे पे शंका करते रहते हैं। ये आश्वस्ति के साथ 10-20 लोग का ग्रुप भी एक बड़ा ग्रुप होता है। फिर ये जो कार्यक्रम चलाते हैं वो बहुत डेफिनेटनेस के साथ चलता है, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ चलता है ना। इसलिए संख्या को लेकर के कभी बहुत परेशान ना हो। 4 आदमी है, निष्ठावान है, वो 40 है ना कम निष्ठा वालों से ज़्यादा मजबूत है। ये तो प्रयोग से आप सामने भी आ रहा भैया कि जिन बच्चों को आपके कैंप में बैठे थे, अभी वो सब्जेक्ट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो 10 अप्रैल से शुरू किया है, हार्डली 2 महीने भी नहीं हुए हैं। आज जब मैंने क्लास ली थी, बीच में क्लास के लिए गया था, तो 1 घंटे की क्लास होती, 50 मिनट 1 घंटे की। वो क्लास 1.5 घंटे चली बच्चों के क्वेश्चन की वजह से। वो बैठे हुए हैं, मतलब वो जाना नहीं चाह रहे हैं उस क्लास से। वही तो बच्चों के साथ जो प्रयोग हो रहा है उसको अलग से सुनेंगे, बट उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि परिवार में भी जब प्रयोग करने जा रहे हैं ना, तो पहला 2 साल प्रयोग परिवार पे कि अपने पे, उसके बाद अगले 2 साल में परिवार का जो सबसे है ना ज़्यादा विचित्र हालत में है उसके साथ या बाकी लोगों के साथ। बाकी जो अभी उतने अभी विचित्र हालत में नहीं पहुंचे हैं, अभी सामान्य स्थिति में है, उनके साथ प्रयोग। वहाँ जब एक आश्वस्ति 4 साल में बन जाती है तो अगले 2 साल में ये जो ज़्यादा मजबूत पिलर हैं उनके साथ काम, तब परिवार में भी जाके 4-6 साल में एक स्थिति बनी। तो एक यात्रा है,
और परिवार की भी भैया डेफिनेशन भी चेंज होने लगती है, जो हमने मान रखा उसमें भी चेंजेस आते हैं, वही तो चेंज कहना ठीक नहीं है, एक्सटेंड कहना ठीक। टेंशन हो जाता है। हाँ, जब आप चेंज कहेंगे तो मतलब ये हुआ कि एक परिवार को छोड़ के दूसरे नहीं परिवार नहीं, परिवार की डेफिनेशन की बात, डेफिनेशन परिवार की बात। एक्सटेंड होने लगता है। हाँ वो परिवार की डेफिनेशन भी एक्सटेंड होने हाँ, लगता मतलब संबंध का भाव फैलने लगता है। है। जी बढ़िया, बताइए। ठीक है, मुझे लगता है यहीं रोका जाए आज।